खट्टा मीठा कड़वा, इसको समझ लिया तो जीवन बहुत ही आसान हो जाएगा। और इसको समझने के लिए हमें कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल क्षार एवं लवण, इसको समझना होगा। और अगर आपने इस चैप्टर को समझ लिया तो आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। और इस चैप्टर के बिल्कुल सरल भाषा में सारे नोट्स हमने बनाए हैं अपने हाथों से, और आपको सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक पे और इस चैप्टर में बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप इसको पेशेंस बनाकर वीडियो अंत तक देखते रहिएगा। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा अम्ल। तो देखेंगे अम्ल क्या होते हैं। देखिए, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्ल है उनको अगर हम चखेंगे अपनी जिह्वा से तो वो स्वाद में हमें कैसे प्रतीत होंगे? खट्टे खट्टे होंगे, अर्थात उनका स्वाद खट्टा होगा। अम्लों का स्वाद हमें खट्टा प्रतीत होगा। अगला है, ये जलीय विलयन में H+ यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। जो अम्ल है उनको अगर हम जल में घोलेंगे, जल में कौन सा आयन देंगे? वो H+ आयन। H+ आयन मतलब जल में वो हाइड्रोजन आयन देंगे। अगला है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। जो अम्ल है उसको हम लिटमस पत्र पे लेकर जाएंगे। अगर अम्ल को हम किसी नीले लिटमस पत्र पर डालेंगे तो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर नीले लिटमस पत्र पर किसी भी प्रकार के अम्ल को डाला जाएगा तो वो लाल हो जाएगा। अगला है, ये लाल लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर लिटमस पत्र नीला है तो ये लाल कर देते हैं, और अगर हम इसे लाल ही लिटमस पत्र पर डालेंगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह लाल का लाल ही रहेगा, क्योंकि वह अम्ल है जो भी नीले लिटमस पत्र को लाल करता है, और जो लाल लिटमस पत्र है उसको लाल ही रहने देता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। उदाहरण देखते हैं हम, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3 COOH एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का जो सूत्र है वो याद करने की जरूरत नहीं है हमको। अगला है, दैनिक जीवन में आने वाले अम्ल। दैनिक जीवन है जो हमारे दैनिक दिनचर्या है, उसमें हम कौन कौन से अम्ल देखते हैं, या फिर ऐसे दिनचर्या में कौन कौन से फल देखते हैं, या फिर कोई जो हमारे डेली रूटीन में आने वाला अम्ल जो हम देखते हो, हम जानते हैं उसके बारे में, ऐसा अम्ल है, उनके नाम है। पहला है इमली। इमली जानते हो आप, टार्ट्रिक अम्ल होता है इमली में। नींबू भी एक अम्ल का उदाहरण है जो आप सब देखते हो। टमाटर भी आपने खाकर देखा होगा। टमाटर बहुत थोड़े से खट्टे खट्टे प्रतीत होते हैं। कैरी की सब्जी बनती है, अचार बनता है, कैरी भी खट्टी होती है, इसलिए जो भी खट्टे पदार्थ वो सब अम्ल में ही आएंगे। जैसे करौंजे भी खट्टे होते हैं, आंवला भी खट्टे होते हैं। ये जो है खट्टे पदार्थ उस सब के सब किसमें आएंगे? अम्ल में। और ये खट्टे पदार्थ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, खासकर हमारे बालों के लिए। इन पदार्थों के द्वारा हमारे बाल मजबूत होते हैं और हमारी पाचन क्रिया भी सही रहती है। अम्लों के बाद अगला टॉपिक है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल किसे कहते हैं? देखिए, डेफिनेशन के द्वारा समझते हैं अच्छी तरह। जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में तथा जल अल्प मात्रा में हो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि विलयन है कोई, उसमें अम्ल तो ज्यादा हो और जल कम हो, मतलब गाढ़ा विलयन हो, तो उसे हम सांद्र अम्ल कहते हैं। अम्ल की मात्रा अधिक और जल की मात्रा कम होगी तो उसे सांद्र अम्ल कहेंगे। और अगला है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होता है? देखिए, ऐसा विलयन जिसमें अधिक मात्रा में पदार्थ तथा अल्प मात्रा में जल हो। जैसे कि कोई विलयन है, विलयन बनाना है, उसमें हमें अधिक मात्रा में तो पदार्थ लेवें और कम मात्रा में जल लेवें, तो ऐसे मिलाकर जो विलयन बनेगा उसे सांद्र विलयन कहेंगे। इसमें अम्ल का विलयन भी हो सकता है और क्षार का विलयन भी हो सकता है। अगला है तनु अम्ल। जिसमें अल्प मात्रा में अम्ल तथा अधिक मात्रा में जल हो उसे तनु अम्ल कहते हैं। अर्थात इसमें कम मात्रा में अम्ल और अधिक मात्रा में जल लिया जाए तो उसे हम तनु अम्ल कहेंगे। अगला है तनु विलयन। तनु विलयन होता है ऐसा विलयन जिसमें कम मात्रा में अम्ल तथा अधिक मात्रा में जल हो। अम्ल तो होगा उसमें कम मात्रा में और अधिक मात्रा में जल होगा, तो उसे तनु विलयन कहेंगे। इसमें भी क्षार का विलयन भी हो सकता है या अम्ल का विलयन भी हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि शॉर्ट में हम एक ट्रिक से समझेंगे इसको, जो हमेशा याद रहेंगे हमारे। देखिए, सांद्र का अर्थ समझ ले। सांद्र का अर्थ होता है गाढ़ा होता है ना, जैसे कि दही होता है, दही, फिर छाछ होती है। जैसे कि दही तो होता है गाढ़ा और छाछ होती है पतली। जैसे कि सांद्र का अर्थ होता है गाढ़ा और तनु का मतलब होता है पतला। तो पतला क्या होगा? जिसमें जल अधिक होगा वो पतला होगा और जिसमें जल कम होगा वो गाढ़ा होगा। कहने का मतलब यह है कि इसमें जल की मात्रा कम होगी और इसमें जल की मात्रा अधिक होगी, तभी ये अगर इसमें जल की मात्रा ज्यादा होगी तो निश्चित सी बात है अम्ल कम होगा, और इसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होगी तो जल कम होगा। इससे हम समझ सकते हैं कि सांद्र का अर्थ होता है गाढ़ा और तनु का अर्थ होता है पतला। जो पतला है उसमें तो अम्ल कम होगा
और अम्ल कम होगा और जो जल होगा वो ज्यादा होगा, और इसमें अम्ल ज्यादा होगा और जल कम होगा। ठीक है, नोट्स बना लीजिए, फिर पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। कुछ समझ में नहीं आए तो बता देना। तो दोस्तों हमने पढ़ लिया अम्ल, इसके बाद में हम पढ़ेंगे क्षारक। मतलब क्षार, क्षार का अर्थ होता है क्षारक। क्षारक को इंग्लिश में कहते हैं बेस। तो देखते हैं क्षारक की प्रॉपर्टीज, देखते हैं क्षारक कैसे होते हैं, क्या करते हैं, कौन से लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं। तो देखिए क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, अर्थात जो क्षारक है उनको अगर हम अपनी जीभ से चखेंगे तो उनका स्वाद में कैसा प्रतीत होगा, कड़वा। अगला है ये लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। क्षारक है उनको अगर हम लाल लिटमस पत्र पर डालेंगे तो वो लाल लिटमस पत्र है उसको क्या कैसा कर देंगे, नीला कर देंगे। लाल लिटमस पत्र होगा तो नीला कर देंगे, और अगर नीले लिटमस पत्र पर डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो नीला ही रहेगा। ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। OH माइनस मतलब हाइड्रोजन आयन, ये जलीय विलयन है। जलीय विलयन में ये OH माइनस आयन देते हैं। तब जब क्षारक को हम इसी जलीय विलयन में, जब ये गलत छलिए लिख दिया, जलीय है, ये जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। क्षारक है, उस क्षारक को अगर हम जल में घोलेंगे तो वो कौन सा आयन अपने आयन कौन जल में कौन से आयन मुक्त करेगा, OH माइनस आयन अपने जल में घोलेगा। वो उदाहरण है, कुछ क्षारक है उनके उदाहरण है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH, ये कुछ उदाहरण है। और क्षार, अगला है क्षार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जब पूछा जाता है क्षार, क्षार क्या होते हैं तो बच्चे क्षारक के बारे में लिख के आ जाते हैं, बल्कि क्षारक और क्षार अलग होते हैं। क्या होते हैं देखिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, क्षारक को ही क्षार कहते हैं। लेकिन कौन से क्षारकों को क्षार कह सकते हैं हम, कुछ क्षारक हैं जिनको क्षार कह भी सकते हैं, कुछ क्षारक हैं उनको क्षार नहीं भी कह सकते। तो कौन से क्षारक हैं उनको हम क्षार कह सकते हैं, ऐसे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, अर्थात वो जल में घुल जाते हैं तो उन्हें ही क्षारक क्षार कहेंगे, और अगर वो जल में नहीं घुले तो उन्हें हम क्षारक नहीं कह सकते, उन्हें हम क्षार कहेंगे। देख लीजिए, जल में घुलनशील क्षारक को ही क्षार कहते हैं, जो जल में नहीं घुलेगा ऐसे क्षारक को हम क्षार नहीं कह सकते। ठीक है, लिख लीजिए। इस टॉपिक हमारा सूचक। सूचक क्या होते हैं, नाम से पता चला, सूचक अर्थात जो सूचना देते हैं। पहले होते थे संदेशवाहक, जैसे संदेश देते थे, जैसे राजा महाराजा के टाइम पे आपने देखा होगा संदेशवाहक कहते थे, घुड़सवार संदेशवाहक होते हैं जो घोड़े से संदेश पहुंचाते थे। और जो सूचक, हमारा तो टॉपिक है सूचक। सूचक के बारे में देखते हैं, सूचक क्या होता है, देखते हैं सूचक क्या होता है। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। सूचक है वो क्या काम करते हैं, कोई विलयन दे दिया हमें तो हम उसमें कैसे पता लगाएंगे कि इस विलयन में जो दिया हुआ है वो अम्ल है या क्षारक है, इसका पता लगाने के लिए सूचक का उपयोग किया जाता है। अर्थात सूचक क्या कार्य करता है, एक नंबर में पूछ सकता है हमसे, सूचक क्या होते हैं, सूचक क्या कार्य करता है, तो हम बताएंगे कि अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए सूचक का उपयोग किया जाता है, या अम्ल या क्षारक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इस इकाई को काम में लिया जाता है, वो सूचक कहलाती है। तो देखते हैं, इसका रंग या गंध अम्लीय माध्यम में बदल जाता है। तो कैसे पता चलेगा कि सूचक में क्या होता है, सूचक में पता हम सूचक में डाल देंगे, जैसे कोई सूचक है उस सूचक को हम डाल देंगे किसी विलयन में अगर हमें पता लगाना है ये अम्ल है या क्षार है तो क्या करेंगे, हमें सूचक दे दिया जाएगा, उस सूचक को डाल देंगे। तो सूचक को डालने के बाद ऐसे कौन कौन से परिवर्तन होंगे जिन परिवर्तनों के द्वारा हमें पता लगेगा, जैसे कि रंग बदल गया, तो अगर लाल से नीला हो गया तो क्या होगा, अम्ल हो गया क्षार, नीले से लाल हो गया तो अम्ल हो गया क्षार, गंध में परिवर्तन हो गया तो कौन सी गंध हो गई, किस प्रकार की गंध, इस प्रकार इनका रंग या गंध अम्लीय माध्यम में बदल जाता है। अगर किसी विलयन में सूचक का पता लगाना है तो उसमें सूचक डालने के बाद उसके रंग और उसकी गंध है वो अम्लीय माध्यम में बदल जाती है। अर्थात जो अम्लीय माध्यम है उसके संपर्क में आने पर जो विलयन है उसका या तो रंग बदल जाएगा या फिर उस पदार्थ की गंध में परिवर्तन हो जाएगा। इससे हमें पता लग जाएगा कि ये अम्लीय है या क्षारीय है, या तो उसके रंग में परिवर्तन होगा या उसकी गंध या खुशबू में परिवर्तन होगा। तो सूचक कौन कौन से सूचक होते हैं, किस किस प्रकार सूचक होते हैं, देखिए 3 प्रकार के सूचक होते हैं। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक सूचक, इनके बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। प्राकृतिक सूचक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्रकृति के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। कृत्रिम सूचक जो हम लैब में बनाते हैं, किसी भी प्रकार के जो कृत्रिम या संश्लेषित सूचक। गंधीय सूचक, ऐसे सूचक गंध में जिनमें गंध परिवर्तित हो जाए, ऐसे सूचक डालते ही हमें गंध परिवर्तित हो जाए तो गंध के द्वारा भी हम समझ सकते हैं कि अम्लीय है या क्षारीय। तीनों सूचकों को अगले पेज में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो 3 प्रकार के सूचक पढ़े थे हमने, देखे थे, लिखे थे, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। उसमें से पहला है प्राकृतिक सूचक। देखते हैं क्या होता है प्राकृतिक सूचक।
कहने में ही पता लग रहा है प्राकृतिक, मतलब प्रकृति के जो द्वारा जो प्राप्त हो रहे हैं। प्रकृति में क्या क्या आते हैं, जैसे कि वायुमंडल से, पेड़ पौधे, ये आते प्रकृति में, डेफिनेशन से समझते हैं अच्छी तरह। वे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे कि ऐसे सूचक जो पौधों से प्राप्त होते हैं। पौधों से कौन कौन से प्राप्त होते हैं, जैसे पेड़ों की छाल हो सकती है, या फिर किसी भी प्रकार की पत्तियां हो सकती है, उसकी जड़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। तो देखिए पहला क्या है, लिटमस। लिटमस क्या होता है, लिटमस एक पत्र होता है जो पेड़ों की छाल से बनता है। देखते हैं, अगर लिटमस पत्र को हम अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो उसका रंग हो जाता है लाल। अगर हम नीले लिटमस पत्र को अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो उसका रंग लाल हो जाता है। और अगर हम लाल लिटमस पत्र को क्षारक के संपर्क में लाते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, नीला। या फिर अगर हम लाल लिटमस पत्र को अम्ल के संपर्क में लाते हैं तो उसका रंग लाल ही रहता है। और अगर नीले लिटमस पत्र को क्षारक के संपर्क में लाते हैं तो उसका रंग नीला ही रहता है। अगला है हल्दी। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक का काम करती है, एक सूचक का काम करती है। कैसे करती है, जैसे कि हल्दी है, हल्दी अम्ल के संपर्क में आएगी तो वो पीली पीली रहेगी, और जैसे ही वो क्षारक के संपर्क में आएगी तो वो लाल हो जाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जैसे कि हम सब्जियों में हल्दी डलती है ना, तो जैसे हम कुछ खाना वाना खाते हैं तो सब्जी थोड़ी सी हमारे कपड़ों पर गिर जाती है, तो तब तो उसका रंग पीला रहता है। और जैसे ही हम कपड़े धोते वक्त हम जैसे उस पर साबुन लगाते हैं तो वो हल्दी कैसे हो जाती है, लाल हो जाती है। तो हम सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, तो ये भी आप समझ गए होंगे कि कैसे हुआ। हल्दी है वो अम्ल के संपर्क में थी तब तो पीली थी, और जैसे ही उस पर क्षारक रगड़ा गया, क्षारक का अर्थ है साबुन, साबुन भी क्षारक ही होता है, जैसे ही क्षारक रगड़ा गया उस पर वैसे उसका रंग लाल हो गया। पीले से उसका रंग साबुन रगड़ते ही लाल हो जाता है। तो आपने पढ़ा था हल्दी पर अगर क्षारक रगड़ेंगे तो वो लाल हो जाएगी। और हम जब अपने कपड़ों पर हल्दी लगी होती है उस पर जब रगड़ते हैं क्षारक अर्थात साबुन को, तो साबुन के रगड़ने से उसका रंग लाल हो जाता है। एक अम्ल का उदाहरण है जो बेसिक जो हम सब जानते हैं, नींबू, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और क्षारक बेसिक उदाहरण है इसका साबुन। ठीक है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं बता दूंगा आपको। तो दोस्तों पहला पढ़ा था हमने प्राकृतिक सूचक, उसके बाद में आता है दूसरे नंबर पे कृत्रिम सूचक। तो देखते हैं हम कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। डेफिनेशन देखते हैं, वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। अर्थात वे सूचक जो हमें प्रकृति से भी नहीं मिलते, हम स्वयं बनाते हैं, प्रयोगशाला में बनाते हैं, ऐसे रसायनों को हम कहते हैं कृत्रिम सूचक कहते हैं। रसायन, कृत्रिम सूचक में रसायन आते हैं जिन्हें रसायनों द्वारा देखिए रसायन द्वारा ही बनाए जाते हैं। इनको रसायन के द्वारा बनाए जाते हैं और ये खुद भी एक रसायन ही होते हैं। ये हमें किसी चीज से प्राप्त नहीं होते, हमें रिएक्शन करा के और जब जार मिलते हैं। ठीक है, उदाहरण में पहला है फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन एक सूचक का कार्य करता है। अगर फिनोफ्थेलिन एक क्षारक के संपर्क में आएगा तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। फिनोफ्थेलिन अगर क्षारक के संपर्क में आएगा तो उसका रंग गुलाबी हो जाएगा, और अगर फिनोफ्थेलिन एक अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसका रंग सफेद हो जाएगा। ठीक है, फिनोफ्थेलिन अगर क्षारक के संपर्क में आता है तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है, और फिनोफ्थेलिन अगर अम्ल के संपर्क में आता है तो उसका रंग सफेद हो जाता है। अगला है मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज अगर क्षारक के संपर्क में आएगा तो इसका रंग पीला हो जाता है, और अगर मेथिल ऑरेंज अम्ल के संपर्क में आएगा तो इसका रंग लाल हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, जो हम रसायन, ऐसे सूचक जिन्हें हम रसायन द्वारा बनाते हैं प्रयोगशाला में, उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। रसायन ही होते हैं, कृत्रिम सूचक भी एक। तो उदाहरण है फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन जब क्षारक के संपर्क में आएगा तो उसका रंग गुलाबी होगा, और अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसका रंग सफेद होगा। और मेथिल ऑरेंज जब क्षारक के संपर्क में आएगा तो उसका रंग पीला होगा, और जब अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसका रंग लाल हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा सूचक है दोस्तों हमारा गंधीय सूचक, जिसकी डेफिनेशन देखते हैं। गंधीय सूचक नाम से ही पता लग रहा है, गंधीय सूचक जिसमें गंध का परिवर्तन हो, ऐसा सूचक। तो डेफिनेशन से अच्छी तरह समझते हैं। जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए तो उसे गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे कि कोई पदार्थ है, उसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए तो उसे गंधीय सूचक कहते हैं। अम्लीय माध्यम में हो अलग, और जो क्षारीय माध्यम है उसमें बदल जाए, या फिर जैसे कि उसकी सामान्य गंध है वो अम्लीय माध्यम में तीक्ष्ण हो जाए और क्षारीय माध्यम में जाता ही उसकी गंध परिवर्तित हो जाए, या फिर उसमें कोई गंध नहीं है। ऐसे गंध का पता लगाकर भी हम पता लगा सकते हैं ये अम्ल है या क्षार है, इसलिए गंधीय भी सूचक होते हैं। तो उदाहरण के द्वारा अच्छी तरह समझते हैं। जैसे प्याज का रस होता है,
प्याज का रस जब अम्ल के संपर्क में आएगा तो उसमें तीक्ष्ण गंध आएगी। जैसे ही तीक्ष्ण, बहुत हमें पता लग जाएगा तीक्ष्ण गंध आते ही कि ये प्याज का रस अम्लीय है, प्रकृति का है। प्याज के रस में डालेंगे तो तीक्ष्ण गंध आ जाएगी। और अगर वह क्षारक के संपर्क में आ गया, क्षारक के संपर्क में आ गया तो उसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं आएगी। अगर अम्ल के संपर्क में आया तो उसमें तीक्ष्ण गंध आएगी, और अगर क्षारक के संपर्क में आ गया तो उसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं आएगी। और वेनिला आइसक्रीम आपने खाई होगी, बहुत ही अच्छी होती है। ये एक आइसक्रीम होती है। वैसे तो मैंने नहीं खाई आइसक्रीम, वैसे तो खा ली, लेकिन खाली सपने में खाई थी और स्वाद बहुत अच्छा होता है। सपने में बहुत अच्छा स्वाद आया था वेनिला आइसक्रीम का मुझे। तो जब वेनिला आइसक्रीम को अम्ल के संपर्क में लाया जाएगा तो उसमें किसी प्रकार की गंध में परिवर्तन नहीं होगा। जैसी वेनिला आइसक्रीम में आती है वैसी ही गंध आएगी। और अगर उस वेनिला आइसक्रीम को क्षारक के संपर्क में लाएंगे तो उसमें जो वेनिला आइसक्रीम की गंध थी वो भी गंध चली जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार की गंध आएगी ही नहीं। अगला है लौंग का तेल। लौंग का तेल होता है, उसको अगर अम्ल के संपर्क में लाएंगे तो उसमें उसकी गंध में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसकी जैसे पहले गंध आती थी वैसी गंध आएगी। और अगर उसे क्षारक के संपर्क में लाएंगे तो जो पहले भी लौंग के तेल की गंध आती थी वो भी खत्म हो जाएगी और उसमें किसी भी प्रकार की गंध नहीं आएगी। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा अम्ल व क्षारकों के रासायनिक गुण। अम्ल और क्षारकों को जब इनके रासायनिक गुण देखेंगे कि ये जब रसायन के संपर्क में आते हैं तो क्या क्या होता है। ये अम्ल की धातु की अम्ल व क्षारक के साथ अभिक्रिया। अगर धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनता है, और अगर धातु की क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनते हैं। देखिए पहले कराते हैं अम्ल के साथ अभिक्रिया, धातु की कराएंगे अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं धातु की, तो क्या बनेगा, हमेशा लवण प्लस जल ही बनेगा। अगर किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमेशा लवण प्लस जल बनेगा। देखिए जैसे कुछ धातु है, धातु देखिए कौन कौन सी होती है। एक तो होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक होता है लोहा Fe, एक होता है जिंक Zn, और एक होता है पोटेशियम और सोडियम, कैल्शियम। बहुत सारे धातु होते हैं, लेकिन कुछ धातुओं के नाम मैंने लिख दिए हैं, इनमें से लेंगे हम। तो इनमें से हमने कौन सी Zn जिंक धातु ली है यहाँ पे। देखिए जैसे जैसे अम्ल कौन सा लिया हमने, HCl अम्ल लिया है। ठीक है, जब HCl अम्ल की क्रिया जब Zn से करवाएंगे तो क्या बनेगा, ZnCl, और क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो देखेंगे, हम देखेंगे कि यहां पर समीकरण संतुलित है कि नहीं है। देखते हैं यहां पर कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है 2, तो इस इधर की तरफ जो उत्पाद में भी हाइड्रोजन 2 ही होने चाहिए। देखिए 2 ही है, और यहां पर Cl कितने हैं, 1, तो यहां पर भी Cl कितने हैं, 1। Zn कितना है, 1, तो Zn कितना है, 1। तो इसका मतलब समीकरण संतुलित है। अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो समीकरण बिल्कुल गलत हो गया, लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। इधर भी देखते हैं हम, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जिंक धातु से करवाते हैं, इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक है। तो क्षारक की क्रिया धातु के साथ करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्षारक क्या है यहाँ पर है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसकी क्रिया जब जिंक धातु से करवाएंगे तो क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। यहाँ पर भी देखते हैं समीकरण संतुलित है या नहीं है। अगर समीकरण संतुलित नहीं है तो समीकरण होगी गलत, हमारे लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। देखते हैं 2Na, 2 सोडियम है, तो यहाँ पर भी देखिए 2 ही सोडियम है। Zn 1 है, तो Zn भी यहाँ पर 1 है। O2 ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है। एक ये इसके साथ ही जुड़ा हुआ है, 2 ऑक्सीजन है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोजन भी 2 ही है। तो इसका मतलब ये समीकरण संतुलित है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए। आगे का स्टार्ट करते हैं। हमने कल पढ़ा था कि जब अम्ल और धातु की क्रिया करवाते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती है। हमने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा कि जो बनेगी वो हाइड्रोजन गैस ही होगी। हो सकता है वो ऑक्सीजन भी हो सकती है, कोई भी गैस हो सकती है, लेकिन हमने उसे परखा, हमने जांचा कि वो हाइड्रोजन ही थी। कैसे, हमने एक विधि है उसके द्वारा जांचा, उस विधि को हम अब पढ़ते हैं। देखिए हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि यह हाइड्रोजन गैस है या नहीं है, निकलने वाली गैस हाइड्रोजन थी कि नहीं थी। देखते हैं, अभिक्रिया करवा कर देखेंगे। हाइड्रोजन गैस के पास जब जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस फटफट की ध्वनि उत्पन्न करके जलती है। कहने का मतलब यह है कि जब हाइड्रोजन गैस है उसके पास कोई जलती हुई मोमबत्ती या ज्वलनशील पदार्थ लाया जाएगा तो जो हाइड्रोजन गैस है वो फटफट की ध्वनि करके जलती है, पॉप की ध्वनि से जलती है। अगर हम जो अभिक्रिया करवाएंगे उसके पास हम जलती हुई मोमबत्ती लाएंगे, अगर वह
गैस जो फटफट की ध्वनि से अगर जलने लगी तो हमें पता लग जाएगा कि ये हाइड्रोजन गैस है, और अगर नहीं जली तो इसका मतलब है कि वह हाइड्रोजन गैस नहीं है। और आपको पता है हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस है। ठीक है, तो ये इसके द्वारा समझते हैं हम चित्र के द्वारा। देखिए ये एक स्टैंड है, इससे इस पिपेट नली को पकड़ रखा है। इस जो बीकर है, बीकर नहीं, एक फ्लास्क है, इसको पकड़ रखा है। इसमें ये डाल रखे हैं जिंक के टुकड़े और अम्ल ले रखा है हमने HCl अम्ल। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि अम्ल कि जब धातु के साथ क्रिया करवाते हैं तो लवण प्लस H2 गैस बनती है। ठीक है, ये अभिक्रिया थी। तो अम्ल क्या है, यहाँ पर HCl अम्ल लिया है हमने, और धातु कौन सी ली है, जिंक धातु ली है। अब ये इन दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे, इसमें अम्ल भी है HCl और ये Zn के टुकड़े हैं धातु। तो इनकी क्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा, और एक बनने वाली गैस कौन सी होगी, हाइड्रोजन। तो देखते हैं कि इस अभिक्रिया से क्या हाइड्रोजन गैस बनती है या फिर कोई और गैस बनती है। देखते हैं, यहाँ पर जो गैस बनेगी उसको हमने इस बीकर में ले लिया है इस नली के द्वारा, और हमने यहाँ पर एक कॉर्क लगा दिया है जिससे कि गैस नली में होकर जाए, इधर होकर बाहर नहीं निकले। ठीक है, तो ये गैस इधर होके जाती हुई यहाँ पर ये हमने एक बीकर लिया है, उस बीकर में साबुन का घोल भर दिया है। जैसे ये गैस इधर होके आएगी तो इस गैस का जो है साबुन में से होके एक बुलबुला बन जाएगा, और वो बुलबुला ऊपर की तरफ जाएगा तो हम एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाएंगे तो फटफट की ध्वनि से फटने लग जाएगी। इसका मतलब जो गैस बन रही है इस अभिक्रिया से वो हाइड्रोजन गैस है। हमने पहले देख लिया था कि हाइड्रोजन गैस फटफट की ध्वनि से जलती है। ये साबुन का घोल है, ये बीकर है, और ये जलती हुई मोमबत्ती। ठीक है, ये हाइड्रोजन के बबल्स, ये नली है, ये स्टैंड है इसको ऊपर रखने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ लीजिए। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट व धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अगर अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, धातु बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला हम अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है, जब अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया करवाएंगे तो हमेशा लवण CO2 गैस और जल बनेगा। ठीक है, ये तीन चीजें बनेंगी कि किसी प्रकार का अम्ल हो उसकी धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। तो धातु बाइकार्बोनेट कौन कौन से होते हैं, देखिए ठीक है, ये है धातु कार्बोनेट और ये है धातु बाइकार्बोनेट। ये फिर इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। अम्ल हमने HCl लिया है, धातु बाइकार्बोनेट बता दिया आपको, यही लिया है हमने। इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो NaCl बनेगा और एक बनेगा CO2 गैस और जल, जो कि NaCl जो कि एक लवण है, CO2 गैस बनेगी और जल बनेगा। और ये है HCl अम्ल और ये है धातु बाइकार्बोनेट Na2CO3। अब अगला देखते हैं हम, जब अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनता है। हमने अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देख ली, अब देखते हैं अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। मैंने पहले बता दिया, धातु बाइकार्बोनेट को हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। देखिए, अम्ल की धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया या फिर अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। ठीक है, देखते हैं, अम्ल प्लस धातु बाइकार्बोनेट जब अभिक्रिया करेंगे तो लवण CO2 गैस और जल ही बनाएंगे। अम्ल की चाहे धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो, चाहे धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो, चाहे धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हो, उत्पाद में केवल लवण CO2 गैस और जल ही बनेंगे। ठीक है, देखते हैं, हमने अम्ल वही HCl लिया है, धातु बाइकार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने NaHCO3 लिया है,
और उत्पाद में हमें NaCl CO2 गैस और जल ही मिला है, जो कि एक लवण है, ये गैस है CO2 और ये हाइड्रोजन, ये जल है। ठीक है, एक विशेष नोट यहाँ पर जो अक्सर एग्जाम में 1 नंबर में या 2 नंबर में पूछा जाता है, हमेशा याद रखना है हमको। हमने अम्ल की तो धातु कार्बोनेट के साथ और धातु बाई कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया देख ली, लेकिन अब देखेंगे क्षारक की। क्षारक की क्या सिस्टम है देखिए, अम्ल के साथ तो अभिक्रिया कर ली धातु बाई कार्बोनेट ने, लेकिन धातु बाई कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर धातु बाई कार्बोनेट जो है क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। देखिए नोट, क्षारक है वो धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये लाइन याद रखनी है। अम्ल के साथ तो धातु बाई कार्बोनेट और धातु कार्बोनेट अभिक्रिया करते हैं, लेकिन क्षारक के साथ धातु कार्बोनेट और धातु बाई कार्बोनेट दोनों ही अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, विशेष मोस्ट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड का मतलब होता है जब धातु के साथ कोई ऑक्साइड या फिर धातु के साथ कोई ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसे धातु ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि कॉपर के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो धातु ऑक्साइड CuO बनेगा। मैग्नीशियम के साथ कोई ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो धातु ऑक्साइड MgO बनेगा। ठीक है, इस प्रकार बनते हैं। देखते हैं, हम समझाने के लिए था। देखिए, जब धातु ऑक्साइड की क्रिया अम्ल के साथ करवाएंगे तो लवण और जल बनेगा। ठीक है, कोई धातु ऑक्साइड लेंगे, उसकी क्रिया हम अम्ल के साथ करवाएंगे तो लवण और जल बनेगा। लेते हैं धातु ऑक्साइड, अभी हमने जो देखा था जैसे कि CuO फिर या MgO ले लेते हैं, इसमें CuO लिया है हमने। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इसकी क्रिया HCl अम्ल के साथ करवाएंगे तो CuCl कॉपर क्लोराइड और जल बनेगा। ठीक है, तो कॉपर क्लोराइड है जो बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है, कॉपर क्लोराइड जल में बनेगा। ठीक है, जैसे कि बीकर है, इसमें ये कॉपर क्लोराइड बनेगा जल में, उस कॉपर क्लोराइड का रंग कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। जैसे कि हमें कैसे पता चलेगा ये कॉपर क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड को जैसे ही जल में डालेंगे तो उसका रंग क्या हो जाएगा, नीला हो जाएगा। इससे हमें पता लग जाएगा कि इस अभिक्रिया से कॉपर क्लोराइड बना है और ये धात्विक ऑक्साइड है और इसकी क्रिया अम्ल के साथ करवाई थी हमने, इससे लवण बना था CuCl और इसको जल में डालते ही इसका रंग नीला हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये कॉपर क्लोराइड है। देखिए दोस्तों अगला टॉपिक हमारा क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। हमने धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ देख ली थी, अगली है क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। जब क्षारक की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ करवाएंगे तो लवण और जल बनेगा। अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। ठीक है, अम्ल होते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया ही हो जाएगी, क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाते हैं, तो आपको सबको पता है, हमने बताया था अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करवाने पर लवण और जल बनते हैं। इस अभिक्रिया में भी ऐसा ही होगा, लवण और जल बनेंगे। ठीक है, तो अधात्विक ऑक्साइड कौन सा लिया हमने, अधात्विक ऑक्साइड लिया है CO2। ठीक है, तो क्षारक कौन सा लिया है, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, जब CaOH का होल ट्वाइस अभिकारक की CO2 अभिकारक के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो CaCO3 लवण और जल प्राप्त होगा। ये CaCO3 है लवण और H2 है जल, और अधात्विक ऑक्साइड के लिए है CO2 और क्षारक क्या है हमारा CaOH2। तो हमने अम्ल और क्षारक के गुण पढ़ लिए थे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं। अब अम्ल और क्षारक जल में किस प्रकार होते हैं ये देखते हैं हम। अम्ल जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक के गुण। जलीय विलयन में अम्ल किस प्रकार व्यवहार करते हैं, कैसे होते हैं, क्या होते हैं। क्षारक जलीय विलयन में कैसे होते हैं, कौन से आयन देते हैं, क्या बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। जल में अम्ल H+ हाइड्रोजन आयन देते हैं, ये हमने पहले ही पढ़ लिया, बताने की जरूरत नहीं है। जल में अगर हम किसी अम्ल को डालेंगे तो H+ आयन के रूप में होगा। H+ आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। जल में हमने पढ़ा था कि H+ आयन देते हैं, और जो H+ आयन होता है वो जल में जाने के बाद H3O+ आयन के रूप में टूट जाता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं जब हाइड्रोनियम H+ आयन को जब जल में डालेंगे तो वो किस प्रकार होता है, वो H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में ही जाता है। ठीक है, एक अम्ल के उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि जल में अम्ल H+ आयन देते हैं, H+ आयन तो देते हैं लेकिन वो H+ आयन हाइड्रोनियम आयन के रूप में होता है। ठीक है, देखते हैं जब हम HCl अम्ल को जल में प्रवाहित करवाएंगे तो हमें H3O+ हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन गैस प्राप्त होगी। ठीक है, हमने पढ़ा था कि किसी भी अम्ल को अगर जल में डालेंगे तो अम्ल है उसमें H+ आयन देते हैं, अम्ल हमेशा जल में H+ आयन देते हैं, हमने पढ़ा था। वो H+ आयन किस प्रकार होते हैं, वो H+ आयन H3O+ आयन अर्थात हाइड्रोनियम आयन के रूप में होते हैं। इसमें देख सकते हैं हम इस अभिक्रिया में H2O
इक्वल टू H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl। क्लोरीन गैस निकल जाएगी इसमें से और इसलिए इस पर माइनस का ऋण आवेश आया है। ठीक है, तो दोस्तों हमने अम्ल के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे क्षारक के बारे में। देखिए जल में क्षारक OH माइनस आयन देते हैं, ये तो हमने पहले पढ़ लिया, बताने की जरूरत नहीं है। जल में क्षारक है वो OH माइनस आयन देते हैं। उदाहरण के द्वारा देखते हैं NaOH। NaOH एक क्षारक है, आप सब जानते हैं। तो NaOH जल में डालने पर Na प्लस OH माइनस में टूट जाता है, ये OH माइनस आयन दे देगा जल में जाकर। तो ठीक है, अम्ल और क्षारक की को यूज करते समय कुछ सावधानियां रखी जाती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए अम्ल व क्षारक को जल में मिलाते समय सावधानियां, जब अम्ल और क्षारक को हम जल में मिलाएंगे तो उस समय में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, उनके बारे में कुछ दो सावधानियां निम्न है, देखते हैं। हमेशा अम्ल तथा क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। अम्ल व क्षारक को हमें जल में मिलाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि दोनों को धीरे धीरे डालें, एक साथ बिल्कुल ऐसे ही नहीं डालना है, हमको धीरे धीरे अम्ल को डालना है जल में और धीरे धीरे क्षारक को डालना है। ठीक है, अम्ल और क्षारक को जल में डालना है, न कि जल को अम्ल व क्षारक में डालना है, क्योंकि ये प्रक्रिया फिर पूरी तरह उल्टी हो जाएगी। ये प्रक्रिया बहुत ही ऊष्मक्षेपी होती है, इसलिए हमें अम्ल व क्षारक को जल में मिलाते समय अपने जो टीचर है उसकी निगरानी में मिलाना चाहिए। लैब में हमें इसी प्रकार कुछ कार्य नहीं करना चाहिए, रसायनों से खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि रसायन बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं हमारे लिए। इसलिए हमें जो भी करना चाहिए वो टीचर की निगरानी में ही करना चाहिए। यह प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्मक्षेपी होती है, इसलिए कांच पात्र को धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए। जब हम अम्ल व क्षारक को जल में डालेंगे तो हमें धीरे धीरे जो पात्र है उसमें डालेंगे, उस पात्र को भी धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं हिलाएंगे तो यह प्रक्रिया बहुत ही ऊष्मक्षेपी होती है, बहुत ही ऊष्मा बाहर निकलती है, तो वह ऊष्मा पूरी तरह नहीं निकल पाएगी बाहर और कांच पात्र फट भी सकता है और कुछ भी हादसा हो सकता है। देखिए किस प्रकार, जैसे कि ये जल है, ये अम्ल है और ये है क्षारक। हमें क्षारक को और अम्ल को डालते समय धीरे धीरे डालना है और धीरे धीरे डालने पर डालते रहेंगे धीरे धीरे, और ये पात्र है जो कांच का पात्र है इसको भी धीरे धीरे हिलाना है। ठीक है, इसको भी हिलाते रहना है। अगर हम इसे नहीं हिलाएंगे तो ये फट भी सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना। अगर कभी हम प्रयोगशाला में जाएं और अम्ल व क्षारक को मिलाएं तो बिल्कुल धीरे धीरे अम्ल व क्षारक को मिलाना है, जल में मिलाना है। अम्ल व क्षारक को जल में नहीं डालना है, अम्ल व क्षारक को जल में डालना है, न कि जल को अम्ल व क्षारक में। अगर अम्ल व क्षारक में जल डालेंगे हम तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, इसलिए हमें जो भी करना चाहिए वो टीचर की निगरानी में ही करना चाहिए। इसलिए देखिए ये अभिक्रिया होती है, बहुत ही ऊष्माक्षेपी होती है। अगर हम इसे नहीं हिलाएंगे तो ऊष्मा अंदर रहेगी, एकदम से जब ऊष्मा बढ़ेगी तो कांच पात्र फट भी सकता है, कुछ हादसा भी हो सकता है। इसलिए हम धीरे धीरे डालते जाएंगे और धीरे धीरे इसको हिलाते जाएंगे, जिससे ऊष्मा बाहर निकलती रहेगी। ठीक है, सही तरीका ये है कि जल में अम्ल और क्षारक डाला जाए और न कि ये तरीका, जैसे कि हमने अम्ल ले लिया और इसमें ले लिया क्षारक और इसमें डाल रहे हैं जल। अगर ऐसा करेंगे तो बड़ा हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा हमें नहीं करना है, ध्यान रखना।